नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड मोशंस अंडर ग्रेविटी, इस पर आधारित हम आपको 20 प्रश्न जो है वो डेली करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 10। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 9, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, या कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो दे दूंगा। और वीडियो आपका देखने का समय डेली दोपहर 3 बजे है, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो प्रश्न जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि किस ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। और 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे: 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, या -8 डिग्री सेल्सियस। और आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इस 0 डिग्री सेल्सियस को लेकर, तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस आपका नहीं होता है। तो जिसने इसने ऑप्शन बी आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है? आपने ये चीज बस में भी अनुभव की होगी, ट्रेन में भी अनुभव की होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: गति का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, या द्रव्यमान का संरक्षण। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए जो यात्री है उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या रीजन होता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गति का जड़त्व जो है ये इसका रीजन जो है वो होता है। मैंने आपको गति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था कि कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बाह्य बल लगाकर उसे गति अवस्था में ना लाया जाए, और सेम चीज इसके अपोजिट कि कोई वस्तु जब तक गति अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका ना जाए। ये आपका गति का पहला नियम जो है वो कहता है। और गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे सीधे आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल इसी का यही लिखा हुआ है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाने पर जो गाड़ी होती है उसकी सीट तो विरामावस्था में होती है, किंतु जड़त्व के कारण जो गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ यात्री होता है वो अपनी पूर्ववत गति की स्थिति बनाए रखना चाहता है, जिससे गाड़ी में अचानक ब्रेक लगते ही यात्री आगे की ओर जो है वो झुक जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट होती है, सुरक्षा बेल्ट होती है। ये तो आगे की ओर झुकने के संबंध में हो गया। और इसी को दूसरे तरीके से हम कहें कि जब कोई गाड़ी विरामावस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जड़त्व के कारण अपनी जो विरामावस्था की स्थिति है उसको पूर्ववत रखना चाहते हैं, किंतु गाड़ी के अचानक गतिक अवस्था में आते ही यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। पीछे की ओर झुक जाते हैं, किसका रीजन है? तो आपका पहला हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित होता है, शून्य होता है, परिवर्तनशील होता है, या सभी गलत हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वो इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनशील आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन है: गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कॉपरनिकस ने, या आइंस्टीन ने। ये सभी चीजें याद रखने वाली हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने जो है वो किया था। इसके अलावा आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका सूत्र अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल काफी जो है वो पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र की यदि बात करें तो इसका सूत्र होता है
F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ पर जो आपका G लिखा हुआ है ये आपका एक समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा रहता है। इसी को हम गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। m1 m2 क्या है? m1 m2 आपका दो वस्तुओं का द्रव्यमान है। r यहाँ पर क्या है? तो r जो है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो इस पर प्रश्न पूछा जाएगा तो सारी वैल्यू आपको दी होंगी और डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जा सकता है या इसमें से अंतर भी जो है वो कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10, 1/9, 1/6 या 1/4। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, कोई भी ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1/9 जो है वो सही होगा। तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना इस भाग 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, दबाव या घनत्व। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान जो है वो होती है। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति, गतिमान स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन। चार ऑप्शन है, बताना है आपको स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर पा जो है वो एक्स्ट्रा लिखा है संबंधित में। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला विश्राम की स्थिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो बताते जा रहा हूँ। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है वो होता है? घर्षण होता है, बल होता है, दाब होता है या तापमान होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा, तो पहला वाला ऑप्शन घर्षण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है वो घर्षण जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आठवां प्रश्न कह रहा है कि जो बल है वो गुणनफल है। एक्चुअल में जो बल का सूत्र होता है उसी को लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि द्रव्यमान और त्वरण होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, भार गुणे वेग होता है या भार गुणे त्वरण होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि बल गुणनफल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सूत्र सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, F बराबर होता है आपका M इंटू ए, ताकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लें। M मैंने अभी आपको बताया था द्रव्यमान होता है, मास इसी को कहते हैं, तो द्रव्यमान दो ऑप्शन में ये होगा। अब A क्या होता है? A आपका होता है त्वरण, जो कि आपका पहले में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। और जिसको त्वरण नहीं पता है वो भी मैं आपको बता दूं, तो त्वरण जो है इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन। स्पेलिंग भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पेलिंग होती है इसकी ACCELERATION, एक्सेलरेशन ये आपका होता है। होता क्या है त्वरण? तो एक लाइन में केवल याद रखिएगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है। और सबसे ज्यादा सदिश और अदिश से प्रश्न पूछा जाता है कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो ये आपकी एक सदिश राशि है। बस इतनी चीजें याद रखिए, काफी होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नौवां। नौ प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण, वेग, द्रव्यमान या बल। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि पदार्थ के संवेग,
और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो चार ऑप्शन है, बात करें उत्तर की एबीसीडी में आपका ऑप्शन सी द्रव्यमान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। दूसरा कह रहा है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। या तीसरा कह रहा है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और चौथा कह रहा है कि लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। इस पर बेस्ड मैंने एक प्रश्न आपको कराया था, यदि आपको याद होगा, वो प्रश्न था भारहीनता वाला। तो उसको जिसने सही से समझा होगा उसका ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रश्न कह रहा है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय जो है वो शून्य होगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रक यहाँ पर आपका सब जगह स्क्वायर स्क्वायर आप लगा लीजिएगा, ये जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। और चौथा कह रहा है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपसे डायरेक्ट भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको याद होगा तो डीएलएड के एक सेमेस्टर में जो है प्रश्न यही पूछा गया था, अति लघु या लघु से पूछा गया था, उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जो है वो केवल और केवल किया जा सकता है। ये पूरा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है जहाँ पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। अपोहन, अपकेंद्रण, उत्क्रम परासरण या विसरण, ये ना केवल विज्ञान में अपितु जनरल नॉलेज वाले प्रश्न जो हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में आप देखेंगे तो प्रश्न जो जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं उसमें आपके विज्ञान के भी प्रश्न मिक्स होते हैं। तो यह वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत वहाँ पर पूछा जा चुका है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा एबीसीडी में से। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बी आपका अपकेंद्रण बिल्कुल सही होगा। इसको एकदम रट के जो है वो रखिएगा। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपकेंद्रण को? तो सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, CENTRIFUGE। और अपकेंद्री बल की यदि बात करें तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के नाम से उसको जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ससंजक बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, अपकेंद्रीय बल होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अभी पूछा गया था, सेम यही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा ये भी पूछा जाता है। और बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ये भी आपका अपकेंद्रीय बल ही सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपका अपकेंद्रण पर है। इसी प्रकार मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना वो भी आपका अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है। इसकी वसा हटा दी जाती है, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, या इसको केवल उबाला जाता है। तो आपको बताना क्या है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा कि इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में जो है वो बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? चार ऑप्शन है, पार्टिकल फिजिक्स यानी कि पार्टिकल फिजिक्स इंग्लिश में भी वही है, दूसरा है फील्ड थ्योरी, तीसरा है क्वांटम मैकेनिक्स
और चौथा है परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि साथ साथ में 20-20 प्रश्न मैं केवल इसीलिए करा रहा हूँ ताकि एक दिन में आप 20 प्रश्न याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका बर्डन जो है नहीं पड़ेगा। तो साथ साथ मेरे याद भी करते चलिए, एक दिन में 20 लेकर लक्ष्य चलेंगे तो कोई प्रश्न की संख्या भी ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए, बर्फ में वायु भरा होता है इसलिए, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता इसलिए, या बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना है इसलिए। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि जो बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरता है। इसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, यदि आपको याद होगा, कि यदि किसी ग्लास में ऑलरेडी वाटर का लेवल कुछ है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये पिघल जाता है, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है जो वाटर लेवल है, तो आप कहेंगे अपरिवर्तित रहता है। ये मैंने प्रश्न कराया है। यहीं से थोड़ा सा प्रश्न बदला गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मैंने इस प्रश्न वाले यानी कि जो बर्फ पिघलने वाला प्रश्न था उसमें बताया भी था कि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई भी थी। तो आप कह सकते हैं कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है इसीलिए जो है वो तैरता है। दो ही चीज़ें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो घनत्व तो कम होता है या घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है। तो इसे आप एक चीज़ से याद भी रख सकते हैं कि जिस चीज़ का घनत्व तो ज़्यादा होता है उस पे हम तैर सकते हैं। जैसे कि डेड सी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, मृत सागर का नाम, तो उसका घनत्व बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसमें डूबता ही नहीं इंसान। तो उसी से ही आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो पानी से कम होता है, यानी कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा है इसीलिए बर्फ भी उस पर तैर पाती है। तो उस वाली घटना से इस घटना को जोड़कर आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 17 देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। पहला कह रहा है कि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्व नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है और चौथा कह रहा है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका रीज़न जो है वो क्या होता है। बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि गुरुत्व नहीं होता है, ये आपका जो है वो रीज़न होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो है न्यूटन के गति का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल का नियम। ये सभी नाम आप देख रहे हैं, बर्नौली, ये सारी चीज़ें, ये आप साइंस साइड से यदि हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि ये सारी न्यूमेरिकल भी आते थे इस पर बेस्ड, प्रूव करने के लिए भी आता था इस पर बेस्ड आपका इंटर लेवल पर, फर्स्ट ईयर लेवल पर। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि पास्कल का नियम। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के जो कार्य करने का सिद्धांत है वो पास्कल के नियम पर जो है वो आधारित होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, थोड़े भी वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लगे हों, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए दोपहर 3 बजे मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 आपका कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या वह फट जाएगी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मान कितना होता है, तब आप इस प्रश्न को आसानी से जो है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा, फिर बात करेंगे पलायन वेग की। तो उत्तर आपका सही होगा
कि वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि वो वापस से पृथ्वी पर आ गिरेगी। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि आप अंतरिक्ष में भेजेंगे या कह सकते हैं फेंकेंगे। अब देखिए पलायन वेग को समझते हैं ताकि इस प्रश्न को भी आप समझ सकें। पलायन वेग क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। पलायन वेग वो वेग होता है जो आप कह सकते हैं किसी भी पदार्थ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को फेंकें आप ऊपर, और वह जो ग्रह है हमारा, जैसे पृथ्वी ग्रह है तो उसके गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार करने के लिए स्पीड चाहिए होती है ताकि वो वापस से पृथ्वी पर ना आए, तो वो आपका होता है पलायन वेग। और उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, इतनी स्पीड से यदि आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या होगा? वो चीज़ लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो क्या होगा? अंतरिक्ष में निकल जाएगी, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का उससे बाहर निकल जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा था? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वो वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से इसका मान जो है वो कम है। यहीं पर यदि लिखा होता 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आप फेंक रहे हैं, तब आपका उत्तर क्या होता है कि वह वस्तु अंतरिक्ष में जो है वो चली जाएगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, अच्छा प्रश्न है, कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। किसको किसको? लकड़ी को गिराया जाता है, लोहे को गिराया जाता है और मोम को। ये भी लिखा है कि समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। अब आपको बताना है कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। मोम का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, या सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो देखते हैं कितने लोग अपना उत्तर सही बताते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न विज्ञान का है तो उतना सरल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में कल दोपहर 3 बजे, तो लाइव आ जाइएगा। आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।